कैसे हो बालक? तो अब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव आपको हेडिंग से ही समझ में आ गया होगा कि बिहार बोर्ड के ये एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्न ऑलमोस्ट जो पूछे जाने वाले हैं वो इसमें समाहित हो जाएंगे। इससे बाहर प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि हमने ये पूरा जो कोर्स है या पूरा जो ऑब्जेक्टिव का है इसको हमने सोचा है कि इसको समझाया जाए। ये एक ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं होगा, इसमें लगभग उसे हम अलग अलग करके सारी बारीकियों को समझाने का प्रयास करेंगे। हर एक प्रश्न को डिटेल में समझाया जाएगा ताकि आपके अंदर वो सारी चीज़ें समाहित हो जाए। दूसरा ये प्रयास करने का हम प्रयास करेंगे कि जो हम आपको समझा पा रहे हैं वो जो है वो आपके लिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है जब एग्ज़ाम हम देते हैं और एग्ज़ाम हम जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो बहुत सारा प्रश्न ऐसा होता है जो बाउंस करता है। तो हम उन प्रश्नों को भी देखेंगे कि कैसे हम उन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। बाकी आपका कोई भी प्रश्न रह गया हो तो आप हमें जरूर बताना, ठीक है। चलिए तो आज का पहला प्रश्न है, हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। जाहिर सी बात है स्थल होगा वहां पर ये पाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये भारत का नक्शा है, ठीक है। ये भारत का नक्शा है और हमें इसको समझना है, ठीक है। ठीक है, ठीक, मोटा मोटी समझ लीजिए। भारत में दो जगहों पर मरुस्थल है। एक यहां पर मरुस्थल है, ठीक है। एक मरुस्थल यहां पर है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, और एक मरुस्थल यहां पर है। यहां का नाम है लद्दाख और यहां का नाम है थार। ये जो दो मरुस्थल आपको दिखाई दे रहा है लद्दाख और थार, ये है गर्म और ये है शुष्क यानी कि ठंडा। दो मरुस्थल है, ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब बात करते हैं ये जो मरुस्थल है अगर जहां होगा वहीं पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ऑब्जर्वेशन है पूर्वोत्तर भारत में तो नहीं, पूर्वोत्तर भारत इधर इसको कहते हैं पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं। कौन कौन पता है आपको? ये है त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, ठीक है। तो ये सभी कंट्री हैं पूर्वोत्तर भारत में, तो ये नहीं हुआ। भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में, बिल्कुल सही है, ये देखिए ये क्षेत्र में है तो इसलिए हम कहेंगे पश्चिमी शुष्क भाग में। दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र में, नीलगिरी, अभी देखो ये जो क्षेत्र है अन्नामलाई हिल्स इधर है, ये नीलगिरी क्षेत्र है। तो नीलगिरी क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा वन पाया जाता है और पहाड़ भी पाया जाता है। अगर आप जाएंगे घूमने तो ये नीलगिरी पहाड़, यहीं पर बहुत सारे पहाड़ है। जब हम भूगोल का चैप्टर अगर आप पढ़ रहे होंगे तो यहीं पर है एक कार्डमम की पहाड़ियाँ और ये तमाम चीज़ें नीलगिरी क्षेत्र है। नीलगिरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। झारखंड में तो पूरा पहाड़ है बच्चों। ये जो झारखंड का क्षेत्र है ये पूरा पहाड़ है, तो ये संभावनाएं नहीं है। तो आंसर हो गया कौन सा? दक्षिण भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को लेंगे और इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। दूसरा प्रश्न हमारा है किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिलता है? बच्चों ये जब आपका हम क्लास ले रहे थे, याद होगा आप सभी को, जब हम आपका क्लास ले रहे थे भूगोल का, तो उसमें हमने इसके बारे में बताया था कि किस में जो है लोहे की ऑक्साइड मिलते हैं। बच्चों
ये सीधा सीधी लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड का मतलब सीधा है जंग लगना जो होता है, जिसको जंग लगना कहते हैं, जिसका जंग का जैसा कलर होता है वैसा ही कलर इस मिट्टी का भी होता है। तो ये हो गया लेटेराइट मिट्टी। बाकी हमने आपको और भी तत्वों के बारे में चैप्टर में आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मैंने हर मिट्टी के बारे में अच्छे से और डिटेल में बताया है। अगर मैं अभी बताने लगूं तो पूरा क्लास उसी में चला गया। कौन इसमें से कौन लाल मिट्टी का क्षेत्र है? इसमें से कौन लाल मिट्टी का क्षेत्र है? देखो बच्चों, भारत में लगभग बहुत जगहों पर, ठीक है, बहुत जगहों पर मिट्टी पाया जाता है। हर जगह पे अलग अलग, ठीक है, हर जगह पर अलग अलग मिट्टी पाया जाता है। लेकिन जो लाल मिट्टी है हमारा, ये बेसिकली पाया जाता है छोटा नागपुर का पठार के आसपास। छोटा नागपुर का पठार पता है कहाँ है? ये देखो, ये है बिहार आपका और ये है झारखंड आपका, ठीक है। तो इनके बीच में छोटा नागपुर का पठार है और यहाँ लाल मिट्टी का क्षेत्र है। पूर्वी तटीय मैदान, ये जो पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पर नहीं पाया जाता है। लाल मिट्टी का क्षेत्र यहीं पर है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हमें देखना है। हिमाचल का प्रदेश, हिमाचल कहाँ है बच्चों? यहाँ है हिमाचल, तो ये होने की संभावनाएं नहीं है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, देखो, रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रूपांतरित चट्टान जब हम पढ़ा रहे थे, देखो, चट्टानों के पढ़ने के लिए आप अगर आप में से किसी को भी चट्टान बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और समझना है तो क्लास 7th की भी आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से, देखो, टूटना एक प्रक्रिया है, हम बाद में चल के आपको समझाएंगे, आपके क्लासरूम में हमने बताया था। वेदरिंग और इरोजन और ये तमाम चीज़ें हम बताते हैं। लेकिन ये टूटने के बाद देखो, जितना भी मिट्टी है, ठीक है, आपको पता है जितनी भी मिट्टी है ये चट्टान ही थे पहले, ये चट्टान ही थे पहले, जितने भी हैं ये चट्टान ही थे, ठीक है। तो धीरे धीरे उसमें ह्यूमस होता है और क्योंकि ये रूपांतरित चट्टानें हैं, अपना रूप बदल रही है, ये रवादार चट्टानें हैं, ठीक है। तो ये अपना रूप बदलती है, तो इससे क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो रूपांतरित चट्टानें हैं इसमें लाल मिट्टी इससे ज़्यादा बनता है। वैसे तो बलुई मिट्टी भी जो आप देखते हैं आपके बलुआ, ये बलुई जो मिट्टी है वो सेडिमेंट्री रॉक है, परतदार चट्टान है, ये है परतदार चट्टान है, ठीक है ना। दोमट मिट्टी जो है इसमें ह्यूमस भी पाया जाता है और दोमट मिट्टी जो है वो भी लगभग हमें ये दोनों का मिश्रण से निर्मित होता है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा कि रवेदार और रूपांतरित चट्टानों को से लाल मिट्टी बनता है। भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है? ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न आज के लिए ही नहीं, आपके उम्र भर के लिए आपके लिए ये काम आएगा। भारत में पर्वत, अच्छा एक प्रश्न है आपसे कि पर्वत, पठार, चट्टान, ठीक है, पर्वत श्रृंखला में क्या अंतर है? या पर्वत श्रेणी, जैसे पर्वत यहाँ पे श्रेणी,
और श्रृंखला में क्या अंतर है? आप सभी हमें कमेंट में बताओ कि इन सब शब्दों का क्या मतलब है, क्या अलग अलग है, और जो भी सही जवाब देगा ईमानदारी से, ठीक है, उसे हम पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, बाकी हमने क्लासरूम में बताया है सारी चीजें, आप उसको जा करके देखना। बच्चों, भारत में पर्वत का प्रतिशत कितना है? तो बच्चों, इसका लगभग भारत में लगभग 30% क्षेत्रों में पर्वत है। ठीक है, जैसे हिमालय, नीलगिरी अभी आपने देखा, छोटा नागपुर का पहाड़ देखा, आप ज़्यादातर जगहों पे जाते होंगे तो 30% क्षेत्र में क्या है? हमारा लगभग पहाड़ है। ठीक है, 30% क्षेत्रों में लगभग पहाड़ है। धीरे धीरे कम हो रहा है, और कम होने से क्या होगा? कम होने से धीरे धीरे अगर ये कम होगा तो कम होने से हमारे भारतीय और जनजीवन पर काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत के कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? भारत के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? बच्चों, ये आज का प्रतिशत है। आपकी किताब में जो आंसर दिया है वो है 48.83%, जिस पे ये खेती किया जाता है, एग्रीकल्चर हमारे पास होता है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में ज्यादातर, देखो, ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जल के मृदा से जो बनता है, जल से आप देखे होंगे जितना भी नदियों से बह करके, जैसे गंगा है तो गंगा अपने साथ मिट्टी लेकर आती है और उससे निर्मित होता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ वही होता है जो नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से निर्मित। तो अब भारत, बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मिलता है। ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी मिलता है, लेटराइट भी मिलता है, काली मिट्टी भी मिलता है, लाल मिट्टी भी यहाँ पाया जाता है। अभी हमने देखा था कि लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है, आप सभी हमें बताना। ठीक है, इनमें से कौन से कारक मृदा निर्माण में सहायक हैं? सिंपल सा बच्चों, जैसे ही ये सब चीजें आए तो बिना चौके ये लगा देना, बिना पढ़े ये लगा देना, सही हो जाएगा। ठीक है, बिना पढ़े इसमें यही लगा देना। ये कौन से कारक हैं? ये जो कारक वाला शब्द है, मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, जहां भी ये पूछा प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है, तो उसमें जो ऑल होगा वो आंसर टिक कर देना। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, स्थानीय जलवायु भी मृदा निर्माण में काम करता है। वहाँ मान लेते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होता है या जहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पानी बहुत ही ज़्यादा होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ मिट्टियाँ अच्छी होती है। जहाँ बारिश नहीं होता है, यानी कि जलवायु बहुत ज़्यादा। पूर्ववर्ती चट्टानें बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ती है। जहाँ जो चट्टान होगा वो उसका वही मिनरल्स होगा, वही उसकी मिट्टी में मिनरल्स पाए जाते हैं। वनस्पति और जीव जंतु में हो के वजह से हमें जो मृदा है, मृदा में फॉसिल्स हमें मिलता है, और फॉसिल्स के वजह से उस मृदा का निर्धारण होता है कि लेटराइट मृदा है, लेटराइट मिट्टी है, या जो है काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, लाल मिट्टी है। इन तमाम चीज़ों को हम ठीक है, तो ये चीजें, भूमि ह्रास को रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? ठीक है, देखिए, सकता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पे भी चांसेस ये है हमारे पास कि इसके भी जो भी सकता है वाला, देखो, इसमें भी सारे उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपके पास ऐसे प्रश्न आए, सकता है, पिछले बार में कौन कौन से कारक हो सकते हैं, बिना पढ़े बिना सोचे इसका आंसर मार दो, इनमें से सभी, यदि है तो, अगर तुक्का लगाना है तो। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने न खड़े करना, बिल्कुल सही है। जलमग्न भूमि का उद्धार करना, सही है। पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाना, ये सभी बच्चों मृदा को बचाने के उपाय हैं।
ठीक है, देखो भूमि ह्रास को रोकने के लिए ये उपाय है। कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है? आपके यहाँ कौन सी मिट्टी? हमने आपको बताया बिहार, हमने आपको बताया ना बिहार एक कहते हैं ना कि कृषि प्रधान है, और अभी हमने ये पढ़ा कि बिहार में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है, हमने पढ़ा अच्छे से अभी। तो जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जलोढ़ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी बिहार एक कृषि प्रधान है, तो जाहिर सी बात है कि कृषि कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जो है वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, वो है जलोढ़ मिट्टी। पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था और यहाँ पर भी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व कर लेना है। आगे, इनमें से कौन मिट्टी पौधों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ठीक है ना, ठीक है, ये ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, मोटे कणों वाली मिट्टी, देखो मोटे कणों वाली मिट्टी जो होती है, अगर हम ये पेड़ लगाएं, जैसे ये देखो हमने इसमें पेड़ लगाया और ये बड़े बड़े बोल्डर हैं यहाँ, ठीक है, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं यहाँ, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, तो पानी अगर हम इसमें डालेंगे तो टिकेगा, चला जाएगा। और पेड़ को चाहिए पानी, क्योंकि पानी चाहिए, पानी के वजह से ही वो सारी चीजें करेगा। अगर पानी नहीं देंगे तो ये सूख जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसको हम काट देंगे। सबसे महीन कणों वाली चिकनी मिट्टी, अब देखो ये पेड़ है बच्चों और ये पेड़ के तना, और यहाँ पे सबसे महीन 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 मिट्टी लगा दी, एकदम पूरा गजर बजर कर दिए। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम इसमें पानी डाल दिए, पानी डालें, ठीक है ना, पानी डालें पानी डालने के बाद क्या होगा कि इस मिट्टी के जो रिसने की क्षमता बहुत कम हो जाएगा, यानी कि इस मिट्टी में पानी बहुत देर तक रहेगा, बहुत दिन तक रहेगा। तो क्या होगा कि अगर बहुत दिन तक रहेगा तो इसके जो जड़ है वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। क्या हो जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। दोमट अर्थात मध्यम आकार के कणों वाले, बिल्कुल सही, ना मोटा ना बहुत बड़ा, इसीलिए मध्यम कण वाली। तो इसीलिए सबसे ज्यादा भारत में या बिहार में आप अगर पेड़ देखेंगे, जैसे आम की फसलें हैं या तमाम चीजें, तो आप देखेंगे कि जो पटना है, ठीक है ना, या जैसे कि नॉर्थ उत्तर भारत, उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा पौधे हैं, क्योंकि वहां दोमट अर्थात मध्यम आकार के। बलुई मिट्टी में भी वही हाल है। अगर बालू में अगर आप पेड़ रोपेंगे तो क्या होगा, पानी सीधा नीचे चला जाएगा, और अगर नीचे चला जाएगा तो पानी रुकेगा नहीं तो सूख जाएगा तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम करेंगे। आगे देखो बच्चों, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आप यूं ही कर सकते हो, प्रयास करना। पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारक क्या है? देखो भूमि ह्रास के तो अगर यहाँ बोल देगा कि पंजाब में भूमि ह्रास के कौन कौन से कारण, तो सारे कारण हो जाएंगे, सारे, आप ऐसे ही टिक लगा देना, बहुत सारे कारण होते हैं भूमि के। लेकिन इसमें क्या है ठीक है, कि पंजाब में जो भूमि ह्रास का, क्योंकि पंजाब, देखो इसका नाम पंजाब इसलिए पड़ा है, पंजाब, ठीक है, क्योंकि यहां पे 5 नदियां हैं, अर्थात नदी बहुत ज्यादा है, यानी कि पानी जो है यहां अधिकता है, पानी खूब है पंजाब में। तो पंजाब में खूब पानी है तो जाहिर सी बात है अत्यधिक सिंचाई होती होगी, और इस वजह से, क्योंकि देखिए बहुत मान लेते पे यहाँ पे जैसे आपकी ज़मीन में वो है पानी बहुत लगा है, तो जाहिर सी बात है जो पानी लगा है तो बहुत सारे मिट्टी में मिनरल्स जो होते हैं वो पानी इसमें घुलनशील होते हैं। आपने केमिस्ट्री वाले सर ने आपको बताया होगा। तो जो मिट्टी में जो मिनरल्स है वो घुलनशील, और घुल करके वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद वो मिट्टी जो है वो
क्या मिट्टी बन जाता है? वो बन जाता है बेकार मिट्टी, वो बन जाता है आपका अनउपजाऊ मिट्टी। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे ज्यादा वनों का उन्मूलन, बिल्कुल ये सही है, लेकिन सबसे मुख्य कारण की बात किया है सघन कृषि नहीं, अत्यधिक पशुचारण। देखिए, अगर हम ये बोलें कि भूमि ह्रास के सभी कारण हैं, भूमि ह्रास के सभी कारण हैं, लेकिन सबसे अत्यधिक क्योंकि वहां सिंचाई होता है सबसे ज्यादा। तो इस तरह से आज आपको एक भी पता चला कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा। ठीक है, बेसिकली दो शब्दों से मिलकर के बना है, पन प्लस जाब। ठीक है, जैसे दो प्लस आब, ठीक है ना। तो इस यहां पर पंच मतलब पांच, और दो आब का मतलब उसको होता है बीच का, नदियों के बीच के जगह को द्वाब कहते हैं या आब कहते हैं। ठीक है, जाब पहले आब था। ठीक है, तो नदियों के बीच के क्षेत्र को आब कहते हैं, दो आब, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को। ठीक है, तो पंजाब यानी कि 5 नदियों के बीच को हम पंजाब कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों आपको खूब पढ़ना है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती का प्रचलन है? किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती का प्रचलन है? ये तो आप सिंपल सा बता देंगे कि सीढ़ीनुमा खेती का जो सीढ़ीनुमा खेती वहां की जाती है बच्चों, पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है। ठीक है, सीढ़ीनुमा खेती पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। तो पंजाब में उतना पहाड़ है नहीं, हरियाणा में नहीं, उत्तराखंड में है, बिहार में नहीं। सीढ़ीनुमा खेती कैसे होता है आपको पता है? देखो ऐसा होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ऐसे यहां पर फसल हुआ, यहां पर फसल हुआ, यहां पर फसल हुआ, यहां पर फसल हुआ। ये क्यों सीढ़ीनुमा होता है? क्योंकि आप ये देखो, ये इतना बड़ा लैंड जमीन बनाने के लिए, इतना बड़ा क्षेत्र का जमीन बनाने के लिए इनको पूरा खोदना पड़ेगा, तब बराबर कर पाएंगे। इसलिए ये क्या करते हैं कि मान लेते हैं ये पहाड़ होगा ऐसे, तो क्या किया, इसको थोड़ा सा काट दिया ऐसे ऐसे, तो ये थोड़ा सा बन गया। दूसरा फिर यहाँ ऐसे होगा तो इसको यहाँ यहाँ काट दिया, ये ऐसे होगा तो यहाँ ऐसे ऐसे काट दिया, तो ये बराबर हो गया। ये आसान पहला। दूसरा ये है कि यहाँ पर पानी जो है रुक जाता है, ऐसे अगर समतल कर देंगे। अगर ऐसे पहाड़ रहेगा तो क्या होगा, यहाँ से पानी अगर हम देंगे, पानी स्वतः गिर जाएगा, पौधों में पानी नहीं लगेगा और पेड़ सूख जाएगा। तो इसी को यहाँ पर या इस तरह से कर देते हैं ताकि यहाँ पानी रुकेगा, यहाँ पानी रुकेगा, यहाँ पानी रुकेगा और यहाँ पानी रुकेगा। तो ये थी जानकारी। कैसे हो आप लोग, थक गए? चलो, विश्व में कृषि कार्य के लिए जितनी उपजाऊ भूमि उपलब्ध है उनमें से भारत का हिस्सा कितना है? ठीक है ना। देखो बालक, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, आपको पता है? 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत में लगभग 11% भूमि, 12% भूमि कृषि कार्य के लिए पूरे विश्व का उपलब्ध है। ठीक है, ये आंकड़ा आपको याद करना होगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलता है? एक शब्द यहां पर आया, शब्द ये है कि प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं बच्चों, बताओ? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं ये प्रायद्वीपीय भारत, मतलब प्रायद्वीपीय मतलब होता है 3 ओर से जल से घिरे हुए को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जैसे दो शब्द है ना, पहला है प्राय और दूसरा है द्वीप।
ये ज्योग्राफी के टर्म है बच्चों। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है, ये द्वीप हो गया, चारों तरफ से पानी से घिरा है। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि 3 तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो, इसको कहते हैं। भारत का नक्शा अगर आप देखते होंगे तो इस तरफ पूरा जल है, इस तरफ जल है और नीचे जल है, और प्रायद्वीपीय नदियों और मिट्टी इधर पाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा नदियों का जाल भारत में बिछा हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है हमारे यहाँ जलोढ़ मिट्टी। समझ गए बच्चा? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? चलो आगे। इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? ठीक है, इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? भूमि ह्रास के संरक्षण में, भूमि ह्रास हो रहा है उसको रोकना है बच्चों। तो भूमि को जलमग्न बनाए रखना से, अभी हमने पढ़ा था पंजाब में भूमि जलमग्न होने की वजह से ही वहाँ भूमि ह्रास हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। बाढ़ नियंत्रण करके, हाँ, बाढ़ को हम अगर नियंत्रित कर देंगे तो भूमि के कटाव को हम रोक सकते हैं, ये सही है। जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी लाने से, अगर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा तेजी से होगा तो क्या होगा कि जो हमारा भूमिहार है, कृषि कार्य वाला है, कृषि कार्य वाला जो जमीन है उसमें लोग क्या करेंगे, घर बनाएंगे और घर बना के वहाँ रहेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि में तेजी लाना भी गलत, इनमें से कोई नहीं, है भी गलत। तो एक सही है बाढ़ नियंत्रण करके। ठीक है, देखो बच्चों हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको टॉप 500 में आना है। भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, सकता है बच्चों, फिर यहाँ पर आ गया बिना देखे, आपको क्या करना है? ठीक है, बिना देखे यहाँ पर देखो सकता है, टिक चिक लो, अब ऑप्शन पढ़ लो। फसल चक्रण अपना करके बिल्कुल सही है, पशुओं की चराई का नियंत्रण करके बिल्कुल सही है, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा करके बिल्कुल सही है। ठीक है, सकता है, सकती है, ऐसे शब्दों को देखो। अगर आप देखो, हमने ये नहीं कहा है कि आपको ऐसे ही देख के तुक्का लगा देना है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर नहीं आता हो तो इस तरीके से आप प्रश्नों को भी सही कर सकते हो। देखो हम थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में चारागाह के अंतर्गत 2008-9 में कितनी भूमि थी? 2008-9 का आंकड़ा है ये, आपकी किताब ने बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा है। तो ये मात्र 2.83%, लगभग 3% के बराबर हमारे यहाँ जो जमीन है वो चारागाह के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का कृषि युक्त कितना है तो 12%, अभी हमने पढ़ा है ना। तो बच्चों ये चीजें थी हमारे पास, ये हमने कर लिया। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। तो हमारा प्रश्न आज खत्म हो गया है। अब हम दूसरा सेशन में चलते हैं, आपको कंबाइन करके हम चीजें देंगे और मिलेगा। थैंक यू बच्चों, आप हमसे जुड़े रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।